Hello everyone, this is Dipali Garg. Welcome back to my channel DG Pathshala. गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक है एल्केन्स। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, इसके कौन से फर्स्ट टू मेंबर्स होते हैं, साथ में हम एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी भी देखने वाले हैं क्योंकि आप लोगों की में ओनली 2 केमिकल प्रॉपर्टीज आ रही है एल्केन्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, जो एल्केन्स होते हैं ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं जो कि सैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड का मतलब है कि कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड ही प्रेजेंट होता है। इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है दैट इज CnH2n+2, जहां पर n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्लियर? तो ये जो जनरल फॉर्मूला है ये याद रखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल फॉर्मूला पूछा जाता है। देन गाइस, जो एल्केन्स होते हैं इनको पैराफिन्स भी कहा जाता है। पैराफिन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि जो एल्केन्स होते हैं ये रिलेटिवली अनरिएक्टिव रहते हैं अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। जब ऑर्डिनरी कंडीशन होती है तब ये जो एल्केन्स हैं ये अनरिएक्टिव रहते हैं, दैट्स व्हाई इनको पैराफिन्स भी कहा जाता है। गाइस, एल्केन्स के जो फर्स्ट 2 मेंबर है दैट इज फर्स्ट मेंबर इज मीथेन एंड सेकंड मेंबर इज इथेन। एल्केन के लिए जो सफिक्स यूज होता है दैट इज एन। सफिक्स क्या यूज होता है? एन, है ना। तो जो फर्स्ट मेंबर है दैट इज मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। गाइस, एल्केन का जो फर्स्ट मेंबर होता है वो 1 कार्बन एटम का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो फर्स्ट मेंबर है दैट इज 1 कार्बन एटम का, दैट इज मीथेन। इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। तो ये हो गए इसके फर्स्ट 2 मेंबर्स। जिसमें से मीथेन को ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। ग्रीन हाउस गैस क्यों? क्योंकि जो मीथेन गैस है ये दोनों ही वैसे गैस है, बट जो मीथेन गैस है इसका कंट्रीब्यूशन होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट में, दैट्स व्हाई इसको ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट आई थिंक आप सभी को पता होगा कि जो सन होता है, सन से जो रेडिएशंस आती हैं वो अर्थ सरफेस पर टकराती हैं और रिफ्लेक्ट होती है। तो जब वो वापस जाती है तो हमारे जो अर्थ एटमॉस्फेयर है इसमें जो गैसेस प्रेजेंट होती हैं जिसमें से एक गैस मीथेन भी होती है, तो वो उन रेडिएशंस को ट्रैप कर लेती है और वापस नहीं जाने देती, जिस वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है ना। तो जो मीथेन गैस है इसको ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट में। क्लियर? देन गाइस, आप लोगों की में एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज आ रही है। केमिकल प्रॉपर्टी में जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आ रही है दैट इज कंप्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन का मतलब है, यहाँ पे 2 मेंबर्स आ रहे हैं मीथेन एंड इथेन। तो मीथेन एंड इथेन का कंप्लीट कंबशन का मतलब है कि जब हम इन दोनों गैसेस को जलाते हैं सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में, मतलब जो एयर है वो सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट है, ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट है, तो इन दोनों गैसेस का कंप्लीट कंबशन होता है, पूरी तरह से ये गैस जलती है ना। तो देखिए यहाँ पे इसके जो दोनों रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये हो गई मीथेन गैस। तो जब हम मीथेन गैस को जला रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये बर्न होगी, तो यहाँ पे फॉर्म होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर वेपर। सेम जब इथेन गैस को भी हम जला रहे हैं, इसका कंप्लीट कंबशन हो रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मतलब यहाँ पे जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो सफिशिएंट सप्लाई है, तो यहाँ पे भी अगेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट हो रही है एंड वाटर वेपर। तो याद रखिए कि जब हम मीथेन और इथेन गैस को जलाते हैं, इनका कंप्लीट कंबशन करते हैं, तो ये जो दोनों गैसेस होती हैं वो ब्लूइश नॉन सूती फ्लेम के साथ बर्न होती है। ब्लूइश कलर का फ्लेम प्रोड्यूस होता है, नॉन सूती होता है। नॉन सूती मतलब उसमें कोई भी पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होता है कार्बन के, है ना। तो नॉन सूती फ्लेम के साथ ये दोनों गैसेस जलती है, इनका कंप्लीट कंबशन होता है। जब सफिशिएंट ऑक्सीजन होता है तो उस केस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है और वाटर वेपर्स। क्लियर?
बट गाइस मान के चलिए कि जो एयर की सप्लाई है वो इनसफिशिएंट है, मतलब प्रॉपर एयर नहीं मिल रही है। जैसे मान के चलिए बंद कमरा है, बंद रूम है, और वहां पर ऑब्वियसली अगर बंद रूम है तो एयर की प्रॉपर सप्लाई नहीं होगी। तो उस केस में क्या होगा कि ये जो दोनों गैसेस है इनका इनकम्प्लीट कंबशन होगा, पूरी तरह कंबशन नहीं होगा, पूरी तरह ये बर्न नहीं होंगी। तो देखिए गाइस, अगर इनसफिशिएंट एयर है तो इस केस में क्या होता है, जो मीथेन और इथेन गैस है वो एयर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जल तो रही है बट पूरी तरह नहीं जलती है, मतलब इधर इनका इनकम्प्लीट कंबशन होता है, जिस केस में यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। वाटर वेपर्स तो प्रोड्यूस हो ही रहे हैं बट इस केस में कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्लियर? तो ये दो केस याद रखिएगा कि जब कंप्लीट कंबशन होता है तो उस केस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, वाटर वेपर। पर जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है, मतलब जब एयर की प्रॉपर सप्लाई नहीं होती है, तो उस केस में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एंड वाटर वेपर्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, पर गाइस मान के चलिए कि स्टिल और भी कम ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो उस केस में क्या होगा, मीथेन प्लस ऑक्सीजन। अब इस केस में जब और भी ज्यादा कम ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तो जो मीथेन गैस होती है जलती है और यहाँ पे सिर्फ कार्बन प्रोड्यूस होता है, और यहाँ पे जो कार्बन है इसको सूत कहा जाता है। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे, कार्बन 1 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 2, तो यहाँ 2 आ जाएगा, हाइड्रोजन 4 हो गए, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2। क्लियर? गाइस रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है स्टिल लेस है, स्टिल लेस ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन और भी ज्यादा कम होता है तो उस केस में सूट प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है, सूट। क्लियर? और गाइस ये जो सूट होता है, ये कार्बन पार्टिकल होते हैं, ये जो सूट होते हैं ये प्रिंटिंग इंक को मैन्युफैक्चर करने में काम आते हैं, टायर्स को मैन्युफैक्चर करने में काम आते हैं। ठीक है, तो सूट का फंक्शन भी होता है, जो सूट होता है वो प्रिंटिंग इंक और टायर्स को मैन्युफैक्चर करने में काम आता है। क्लियर? तो गाइस यहाँ पे ये जो दो रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन को याद रखिएगा, प्लस ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस केस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इस केस में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। और गाइस जब भी आप रिएक्शन लिखें तो रिएक्शन को बैलेंस करके लिखिएगा, ये चीज याद रखिएगा। क्लियर? तो गाइस ये तो हो गई फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, दैट इज कंप्लीट कंबशन। जो सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी आ रही है आप लोगों की में वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो वो भी हम जानते हैं बट उससे पहले इसको नोट कर लीजिए। गाइस एल्केन्स की जो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जितने भी एल्केन्स होते हैं सभी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस अंडरगो करते हैं। तो आप लोगों की में जो रिएक्शन आएगी वो सिर्फ मीथेन और इथेन की ही आएगी, कंप्लीट कंबशन में भी और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी। तो यहाँ पे मैंने मीथेन की रिएक्शन लिखी है कैसे कि जब मीथेन गैस रिएक्ट करती है किसी भी हैलोजेंस के साथ, या तो क्लोरीन या तो ब्रोमीन या तो आयोडीन, किसी के भी साथ, तो रिएक्शन तो सेम ही रहती है ना। यहाँ पे मैंने क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाई है। तो गाइस देखिए यहाँ पे इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, मैं फर्स्ट स्टेप को आपको पूरा खोलकर समझाती हूँ कि क्या क्या हो रहा है, कैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। देखिए मीथेन है, तो मीथेन का मैं स्ट्रक्चर पूरा खोल के बना रही हूँ। यहाँ पर 4 कार्बन 4 यहाँ पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, है ना। अब मीथेन यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, क्लोरीन के साथ, तो Cl और Cl, है ना। क्लोरीन को मैं भी यहाँ पे क्लोरीन को भी मैंने खोलकर ही लिखा है। अब गाइस यहाँ पे क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, सब्स्टिट्यूशन होगा मतलब यहाँ का जो एक H है वो यहाँ पे चला जाएगा और यहाँ का जो Cl है वो यहाँ पर आ जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। ठीक है, अदला बदली हो रही है। तो क्या होगा यहाँ पे, कैसे क्या स्ट्रक्चर फॉर्म होगा देखिएगा, कार्बन एक H 1H 1H और यहाँ पे आ गया Cl प्लस H, ये वाला H यहाँ पर आ गया HCl। ठीक है, तो ऐसा ही फॉर्म हो रहा है। तो गाइस यहाँ पर ही यही जो चीज है इसको मैंने कंबाइंड फॉर्म में लिखा है। तो देखिए यहाँ पे मीथेन रिएक्ट कर रहा है जब क्लोरीन के साथ, तो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है CH3Cl। क्यों? क्योंकि जो एक H था वो यहाँ Cl के पास चला गया और Cl
एक यहाँ पर आ गया, तो CH3H एक कम हो गया और Cl एक बढ़ गया, तो CH3Cl प्लस HCl, तो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है क्लोरोमीथेन। गाइस ये जो रिएक्शन होती है ये या तो डिफ्यूज्ड सनलाइट के प्रेजेंस में होती है, डायरेक्ट सनलाइट नहीं होती, कैसी होती है, डिफ्यूज्ड सनलाइट, या फिर 600 केल्विन टेम्परेचर पर होती है। तो यहाँ पे कंडीशन आपको मेंशन करना बहुत जरूरी है, तो कंडीशन याद रखिएगा, या तो डिफ्यूज सनलाइट या फिर 600 केल्विन टेम्परेचर। क्लियर? अब गाइस ये फर्दर अभी और सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अभी और हाइड्रोजन बचे हैं, तो हाइड्रोजन ही सब्स्टिट्यूट होता है, तो और हो सकता है आगे प्रोसेस। तो ये जो क्लोरोमीथेन है इसकी फर्दर हमने रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवाई, तो अगेन क्या होगा, एक ये जो हाइड्रोजन है वो एक क्लोरीन के पास जाएगा और एक क्लोरीन यहाँ पर आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो गए, तो CH2 और क्लोरीन एक यहाँ पर आ गया, तो एक और क्लोरीन बढ़ गया, तो Cl2, तो CH2 Cl2 दैट इज डाइक्लोरोमीथेन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 क्लोरीन आ गए, तो डाइक्लोरो, 2 मतलब डाई, तो डाइक्लोरोमीथेन और HCl। अब गाइस अगेन यहाँ पे और भी हाइड्रोजन है रिप्लेस करने के लिए, तो अभी और फर्दर रिएक्शन हो सकती है आगे, फिर से क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाई, अगेन एक हाइड्रोजन यहाँ चला गया और क्लोरीन यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे, तो अब एक हाइड्रोजन रह गया और एक क्लोरीन बढ़ गया, तो CHCl3 फॉर्म हो गया, दैट इज ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरो मतलब क्योंकि यहाँ पे 3 क्लोरो आ गए, तो ट्राइक्लोरोमीथेन। और गाइस ये जो ट्राइक्लोरोमीथेन है इस कंपाउंड को क्लोरोफॉर्म भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लोरोफॉर्म, ठीक है, जो कि बेहोश करने के लिए यूज किया जाता है ना, आप लोगों ने सुना होगा क्लोरोफॉर्म, तो उसका फॉर्मूला यही होता है, ठीक है, प्लस HCl। अब गाइस अगेन अभी भी इसमें एक और रिप्लेसेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये अगेन फर्दर और रिएक्शन हो सकती है, अगेन क्लोरीन के साथ करवाई, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसका वो यहाँ चला गया और क्लोरीन एक यहाँ पर आ गया, तो अब एक भी हाइड्रोजन नहीं बचा, क्या फॉर्म हो गया, CCl4, क्योंकि एक क्लोरीन यहाँ पर आ गया, तो यहाँ क्लोरीन 3 थे, एक और आ गया, तो 4 क्लोरीन हो गए, दैट इज टेट्राक्लोरोमीथेन। टेट्रा मतलब 4 है ना, 4 होता है तो उसके लिए टेट्रा वर्ड यूज किया जाता है, एंड HCl। गाइस ये जो है CCl4 इस कंपाउंड को कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कहा जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, तो CCl4 फॉर्म हो गया। गाइस अब यहाँ पे फर्दर रिएक्शन आगे नहीं बढ़ सकती, क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे कोई भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं बचा है कि और आगे फर्दर रिएक्शन हो सके, तो जब ये फॉर्म हो जाएगा तो एट लास्ट यहाँ पे रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। क्लियर? तो गाइस ये जो रिएक्शन है वो कब तक होती रहेगी? जब तक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, जैसे ही हाइड्रोजन खत्म हो जाएंगे तो जो रिएक्शन है वो स्टॉप हो जाएगी। क्लियर? तो गाइस ये तो रिएक्शन हो गई मीथेन के लिए। अब मैं आप लोगों को इथेन की भी सेम रिएक्शन लिखकर दिखाती हूँ कि कैसे होगा। देखिए C2H6 इथेन होता है, इसकी अगेन रिएक्शन क्लोरीन के साथ, तो क्या होगा C2H5Cl प्लस HCl, एक हाइड्रोजन यहाँ चला गया, एक क्लोरीन यहाँ पर आ गया, अगेन फर्दर रिएक्शन होगी C2H5Cl प्लस Cl2 C2H4Cl2 प्लस HCl, यहाँ पर अगेन एक हाइड्रोजन यहाँ चला गया, एक क्लोरीन यहाँ पर आ गया, तो हाइड्रोजन कम हो गया, क्लोरीन एक बढ़ गया। फर्दर रिएक्शन होगी C2H4Cl Cl2 प्लस अगेन Cl2 के साथ फर्दर रिएक्शन करवाई, तो C2H3Cl3 प्लस HCl, अगेन हाइड्रोजन कम हो गया और क्लोरीन बढ़ गया। फर्दर रिएक्शन होगी C2H3Cl3 प्लस Cl2 के साथ C2H2Cl4, अगेन हाइड्रोजन कम हुआ और क्लोरीन बढ़ गया, अगेन फर्दर रिएक्शन होगी C2H2Cl4 प्लस Cl2, अगेन यहाँ पे हाइड्रोजन एक कम हो जाएगा, बस एक हाइड्रोजन रह जाएगा और क्लोरीन एक बढ़ जाएगा। अब देखिए एक ही सिर्फ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन बचा यहाँ पे, तो अब जो रिएक्शन होगी वो लास्ट स्टेप में होगी। लास्ट स्टेप होगा इस रिएक्शन का C2HCl5 प्लस Cl2 फॉर्म C2Cl6 प्लस HCl।
गाइस अब यहाँ पे कोई भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं बचा है, तो दैट मींस ये जो रिएक्शन है वो यहाँ पर आकर स्टॉप हो जाएगी। क्लियर? तो गाइस यहाँ पे ये जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है इसमें सिर्फ एक ही क्लोरीन है, तो ये हो गया क्लोरोईथेन, इथेन आ जाएगा अब, है ना। क्लोरोईथेन, डाइक्लोरोईथेन, ट्राइक्लोरोईथेन, टेट्राक्लोरोईथेन, क्योंकि टेट्रा है 4 क्लोरीन है तो टेट्राक्लोरो, इसमें 5 क्लोरीन है तो पेंटाक्लोरोईथेन, और इसमें 6 क्लोरीन है तो हेक्साक्लोरोईथेन। ठीक है, तो ऐसे नाम रख देंगे, बस सब में क्लोरोईथेन आ जाएगा, इसमें मीथेन था तो मीथेन, इसमें ईथेन था तो ईथेन। 1 है तो सिंपल क्लोरोईथेन लिख सकते हैं या फिर मोनोक्लोरोईथेन भी लिख सकते हैं। मोनो वर्ड भी 1 के लिए ही यूज किया जाता है ना। देन डाइक्लोरोईथेन, देन ट्राइक्लोरोईथेन, टेट्राक्लोरोईथेन, पेंटाक्लोरोईथेन एंड हेक्साक्लोरोईथेन। क्लियर? तो गाइस ये वाली जो रिएक्शन हो रही है कितने स्टेप में हो रही है? 1 2 3 4 5 6, ये 6 स्टेप में रिएक्शन हो रही है। तो ये जो रिएक्शन है ये किसके लिए है? इथेन के लिए, और ये रिएक्शन किसके लिए है? मीथेन के लिए। क्लियर? तो ये चीज याद रखिएगा गाइस, ये जो रिएक्शन आएगी सब्स्टिट्यूशन की बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको ये सारे स्टेप्स इसको याद करने की भी जरूरत नहीं है, बस आपको समझने की जरूरत है कि हो क्या रहा है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जा रहा है तो क्लोरीन एक यहाँ पर आ रहा है, सिंपल यहाँ पे क्या हो रहा है? सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ये चीज। क्लियर? तो ये चीज याद रखनी है, बाकी आप सारे स्टेप में खुद ही लिख सकते हैं, और रिएक्शन तब स्टॉप होगी जब एक भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं बचेगा। क्लियर? तो गाइस इस चीज को याद रखिएगा और इन रिएक्शन को नोट कर लीजिए। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी अपकमिंग वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए मेरे साथ, और हाँ मेरे साथ बायोकेमिस्ट्री पढ़ते रहो ना, एंड बी सेफ फ्रॉम कोरोना।